आता है कि कुछ चीज़ों में आप लापरवाही करते हैं। अगर आप ईमानदारी से ड्रेसिंग सेंस को बेटर करते हैं तो ये दिखाता है कि नहीं आप चीज़ों को माइक्रो लेवल पे सूक्ष्मता के साथ अपने आप को बेटर करने की कोशिश करने वाले इंसान हैं। तो ये तो मैटर करता ही है, बहुत ज़्यादा मैटर लेकिन नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप वहाँ खुद को किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनर से। बाकी जब हम लोग मॉक देते हैं तो वहाँ पर ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है। इंटरव्यू हॉल में उतना इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं किया जाता है, हालांकि इम्पैक्ट तो करेगा, ये तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। और ये एक बात है, जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, आप तो पीटी का आपके लिए तो आसान था कि आपने एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज किया जाए थोड़ा देखो हाँ, एक और बात है कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों को ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे का एक्सट्रीम स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। तो अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट कम आ रहे हैं, आ तो अभी भी रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है। अब आपको एलिमिनेट करने जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अब उसके पर्सपेक्टिव भी देखने हैं कि वो चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन के आसपास का ऑप्शन कौन सा है। और यह भी एक एलिमिनेशन का ही टेक्निक है, और यह भी तभी मैच्योर होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड तो हमेशा वर्क करता है और करेगा भी, क्योंकि यूपीएससी में इतने टफ क्वेश्चन होते हैं कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सही नहीं कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन तो वर्क करेगा, लेकिन एलिमिनेशन हर समय बदल रहा है। पहले था कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला एलिमिनेट करते थे, अब वो कम हो गया है, और अब ऑप्शन के जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से दिमाग लगाना है कि कौन सा क्लोज हो सकता है, और वो क्लोज वाले को अगर आप टिक करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपका सही हो जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। और ये इसमें सी सेट में भी बता देते कि उसमें एलिमिनेशन कैसे। देखो सीसेट में कंप्रीहेंशन में एलिमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, और वो कंप्रीहेंशन को बहुत मैक्सिमम केस में सही करा देता है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि कंप्रीहेंशन को भी आप ये मान के चलिए कि वो जीएस का क्वेश्चन है, और वो 4 ऑप्शन जो है उसको पहले ही पढ़िए, और उन चारों में से जो भी अबनॉर्मल ऑप्शन लग रहा है उसको पहले कट कर दीजिए, जो एक्सट्रीम ऑप्शन लग रहा है उसको कट कर दीजिए। फिर देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी बचा हुआ है, और वो एक ही बचा होगा, और उसके बाद अगर आप कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वही कह रहा है, जो स्टेटमेंट हमने सिलेक्ट किया था वही उस कंप्रीहेंशन से आउटकम निकल के आ रहा है। तो ये अच्छा तरीका होता है, इसको आप कर सकते हैं। अभी वर्तमान टाइम में आप क्या करते हैं? मैं कहीं पढ़ा भी रहा हूँ, और बच्चों का आंसर राइटिंग कराता हूँ मैं, ठीक है, अपने स्तर पे बच्चों की हेल्प करते हैं। तो जैसे कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो इसके लिए कुछ है? हाँ, एक टेलीग्राम चैनल है कंसेप्ट माइंड्स के नाम से, जिसमें कोई 11,000 प्लस बच्चे हैं, और वहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। कंसेप्ट माइंड्स, उसका कुछ नंबर, मोबाइल नंबर या ज्वाइन करेंगे तो कंसेप्ट माइंड्स आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आंसर राइटिंग सर्च करेंगे तो कंसेप्ट माइंड्स मिल जाएगा, और वहाँ पर सेपरेट अलग अलग और भी बहुत सारे ऑप्शंस के भी हमारे ग्रुप चलते हैं, उसमें भी आप अगर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे पीटी में आंसर राइटिंग सारा चीज अलग। पीटी में आंसर राइटिंग के लिए मैं इंटरेक्शन करता हूँ बच्चों से, आंसर राइटिंग स्पेशली करके हम लोग कराते हैं, और हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी हम लोग बच्चों के साथ मिल करके करते हैं। तो वो जैसे आंसर राइटिंग भी हुआ तो बहुत सारे बच्चों को हम लोग फ्रीली हेल्प करते हैं, और टाइप की हेल्प कर आंसर राइटिंग में फ्री कर देते हैं कि वो फ्री ही है। अगर किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो हम लोग फ्री आंसर राइटिंग सीखा। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं, डिटेल से थोड़ा बताइए। मैंने यूपीएससी के मेरे 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, और हाँ 6 अटेम्प्ट, चूंकि जनरल कम्युनिटी से आते हैं तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो मैंने इसमें 5 मेंस दिए हैं, और इंटरव्यू भी मैंने यूपीएससी का दिया है। तो अभी फिलहाल तो मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, यूपीएससी का खत्म हो गया है। तो मतलब ये बताइए भैया, आपने 6 अटेम्प्ट दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, मेंस लिख रखा है, तो कहाँ गलती हुआ कि आपसे थोड़ा जो नए स्टूडेंट है उसको थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली देखो, प्रीलिम्स के स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में मैंने जो महसूस किया है, मेरा प्रीलिम्स यूजुअली नहीं रुकता था, लेकिन इसके पीछे का कारण ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज खूब लगाए हैं, और ये मैंने महसूस किया है कि टेस्ट सीरीज लगाना और उसका एनालिसिस करना बहुत बड़ा मैटर करता है, इम्पैक्ट करता है। और ये यूजुअली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लैग करते हैं, वो पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने पर या फिर मॉक टेस्ट लगाने पर कम फोकस करते हैं। तो वो वहाँ पर काम करेंगे तो वो अच्छा। आप जो बोले टेस्ट सीरीज क्या कोचिंग में ज्वाइन करके ही लेना चाहिए या मार्केट से उठा? नहीं, मैंने तो मार्केट से ही किया है।
मार्केट से? मार्केट से किया है, एंड मार्केट में ऑलरेडी जब अच्छे अच्छे अवेलेबल है तो कोचिंग को ज्वाइन करना। जैसे कुछ अब मैं मार्केट का कोचिंग टेस्ट सीरीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन है, बच्चे सबको पता है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बिकता है, और वो सारे टेस्ट सीरीज मार्केट से कोई भी उठाइए सब अच्छा है, बस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज आप लगाइए, इट विल हेल्प यू। तो जितना टेस्ट लगाएंगे उतना हेल्प होगा। आप कितना लगाए थे भैया? यूजुअली प्रीलिम्स के लिए मैं जब भी प्रीलिम्स में जाता था तो मुझे लगता था कि 100+ टेस्ट लगा लेता था मैं, लेकिन ये मेरा अपना परसेप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि 50 टेस्ट लगाते हैं और फिर वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आप मिनिमम 50 टेस्ट सीरीज लगा ले रहे हैं, 50 टेस्ट लगा ले रहे हैं, आपने उसका एनालिसिस भी किया है पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ, तो फिर ये ठीक ठाक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 50 लगा ले तो रुक जाइए, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाइए, रोकिए मत खुद को। और बच्चे का भी जो है ना सी सेट के में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ज्यादा दिक्कत होता है सी सेट में, और सी सेट में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए देखो सी सेट एक्चुअली ट्रिकी सब्जेक्ट है, परेशान तो कर ही रहे लोगों को, लेकिन सी सेट क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी इसके स्ट्रांग है, वो कर पा रहा है। जैसे मुझे लगता है हमें 27 क्वेश्चन सही करने हैं, 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का आता है, और कंप्रीहेंशन बनाना एक आर्ट है। अगर आप कंप्रीहेंड करना जानते हैं तो 27 में से 25-24 सही हो जाते हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्रीहेंड करना जानते हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए, सीखिए कंप्रीहेंशन कैसे करना है। तो अगर मैंने माना कि आपको कंप्रीहेंड करना आता है और बहुत लिस्ट परफॉर्म किया तो भी आपने 20 किया, इसका मतलब है आगे आपको 7-8 सही करने हैं। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 5 करोगे उससे तो आप 25 पे आ गए, और 40 क्वेश्चन मैथ के पड़े हैं, नंबर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग कर लो, नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी वहां से कर तो पास हो गए। अब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मैथ बनाने या मैथ के मास्टर होने की कोशिश करने लगते हैं। कंप्रीहेंशन बनाते हैं तो कंप्रीहेंशन तरीका से नहीं बनाते हैं, उन्हें बस पढ़ना है, उसका आंसर ढूंढना है। जबकि कंप्रीहेंशन बनाने का एक तरीका होता है कि पहले आप कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को पढ़ो, और बिना कंप्रीहेंशन पढ़े पहले खुद से उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढ लो कि क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद कंप्रीहेंशन पढ़ोगे तो मैक्सिमम कंप्रीहेंशन सही होंगे। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से करोगे तो सीसेट टफ नहीं है। लेकिन अगर हाँ मार्केट में जैसे बच्चे पढ़ने पर ज्यादा फोकस करते हैं कि चलो कंप्रीहेंशन लगा लो, मैथ का पूरा मैथ का मास्टर बन जाओ, इससे सीसेट नहीं निकलने वाला है, फिर तो मुश्किल बना रहेगा आपका। आपने जैसे मेंस भी दे रखा है भैया, तो मेंस के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे रणनीति, आपका रणनीति क्या रहा है, और बच्चे को कैसे करना चाहिए? क्योंकि आपको देखो मेरे एक मित्र हुआ करते थे, हम लोग साथ में तैयारी करते थे, आनंद कुमार सिंह, वो अभी फिलहाल IAS हैं, तमिलनाडु कैडर में है। तो मैं अपने कुछ अटेम्प्ट्स में जिनमें कि मैंने गलती करी थी उसकी बता रहा हूँ। जब मैं मेंस दे रहा होता था तो मेरे GS के 1, 2, 3 पर बहुत फोकस करता था, ऑल्दो ऑप्शनल पे भी फोकस करता था, लेकिन GS के 1, 2, 3 पेपर पर बहुत ज्यादा फोकस होता था, और निगेटिवली हैम्पर्ड हो जाता था मैं इथिक्स और ऐसे पेपर में। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि आपको अपने इथिक्स वाले पेपर पे फोकस करना चाहिए, और फिर मैंने एक बार क्या किया कि हम लोग साथ में बैठ करके पढ़ रहे थे, तो मैंने 2-3 महीने लगातार ऑब्जर्व करा, उन्होंने बार-बार वो कह रहे थे कि आप इथिक्स पे फोकस करें, और वो लगातार इथिक्स पे ही फोकस करते थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी स्टडी सही है, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ 512 रैंक आया, तो 512 रैंक आया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर साथ में बैठकर अगले बार तैयारी हम लोग कर रहे थे, तो अब उनकी बातें मुझे समझ में आने लगी कि नहीं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं सिलेक्ट नहीं हूँ, और वो सिर्फ इथिक्स को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, GS वाले सेक्शन पे थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जब अपने इथिक्स और ऐसे पे परफॉर्म करना शुरू किया तो मेरा भी मेंस होने लगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि अगर आप ऑप्शनल, ऐसे और इथिक्स, इन 3 पेपर को बहुत अच्छे से कर लो, और जनरल में भी जो GS के बाकी 3 पेपर हैं, 1, 2, 3 पेपर, इसमें थोड़े एवरेज परफॉर्म भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को। जो बच्चे आंसर राइटिंग नहीं कर पाते उसके लिए, मतलब वो शुरू भी नहीं कर पाते हैं या डरते हैं, उनके लिए कुछ बताएं। देखो आंसर राइटिंग मेन एग्जाम ही आपका मेंस है UPSC के लिए, और मेंस एग्जाम में एग्जामिनर आपको पर्सनली जानता नहीं है, वो आपके आंसर को ही जानता है। तो आंसर राइटिंग तो करना ही पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट तो उसका है नहीं, और कभी ना कभी पहली बार शुरुआत करनी ही होती है, तो एक बार आंख बंद करके शुरू कर लो। जब शुरू कर लोगे तो धीरे धीरे और रेगुलर रहोगे तो अपने आप धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। किसी से भी चेक करवाओगे, साधारण लोगों से भी चेक करोगे, वो भी आपके आंसर में 5 गलतियां ढूंढ के दिखा देगा। तो अगर ये लिखने की हैबिट
और दूसरों से चेक करवाने की हैबिट रहेगी तो आपका आंसर अपने आप धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज लो, PYQ लिखो, चेक भी करवाना बहुत मैटर करता है, तो चेक भी जरूर करवाया करो। और ये आदत है, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करोगे तब तक सुधार नहीं होगा, तो लिखो, लिखने लगो सुधार होगा। Means आपने एथिक्स के बारे में बताया, तो एथिक्स का कौन सा बुक अच्छा है थोड़ा, क्योंकि एथिक्स के ज्यादा बुक भी नहीं है, एक दो बुक ही है। देखो मुझे लगता है ना कि एथिक्स में बुक पढ़ने के बजाय, बुक तो है, बहुत सारी किताबें हैं, लेखक कौन है या फिर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन किताबों से ज्यादा अभी जो नोट्स मिलते हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कोई नोट्स का नाम बता सकते हैं आप? मैं जैसे मुझे जब फॉलो करना होता था तो मैंने विजन आईएएस का और ओनली आईएएस का नोट्स फॉलो किया था, और वो रियली बेटर थे। लेकिन इस बार जो 2024 में यूपीएससी ने एथिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं वो किसी भी नोट्स के बस के नहीं है। सिलेबस से यूपीएससी थोड़ा और ब्रॉड कर रहा है, सिलेबस को बड़ा कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दुनिया में अगर वॉर हो रहा है तो वॉर का एथिक्स क्या है, तो ये तो हमारे टीचर सिलेबस में पढ़ा नहीं रहे हैं और ना ही हमारे किसी कोचिंग के मटेरियल में है। तो अभी आपको करंट अफेयर में जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, समाज में जो भी हो रहा है, उसमें इथिकल क्राइसिस क्या है वो खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एथिक्स के बेसिक्स आप किसी भी कोचिंग के नोट से अपडेट कर लो और बाकी करंट का एनालिसिस करते रहो, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन आया है वो लिटरली एथिक्स के जो ट्रेडिशनली तैयार करने वाले स्टूडेंट थे उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किया जा सकता है। अगर करंट आपका अपडेट है तो आप कर सकते हैं, तो करंट के साथ एथिक्स को तैयार करिए। और आपने ये तो बता दिया, जैसे और एससी के लिए तो कुछ बताना चाह रहे हैं? देखो एसे के लिए मैंने शुरू के कुछ अटेम्प्ट में एसे को लाइटली लिया था, सब्जेक्टिव ऐसे बनाने की कोशिश करता था, लेकिन यूपीएससी अब स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे पूछता है, इसे कुछ लोग फिलोसफिकल ऐसे कहते हैं। इसका एक पैटर्न होता है लिखने का, अगर आपको आता है, एक बार आप ऐसे लिखना सीख गए तो यूपीएससी कोई भी ऐसे देगा, आपको कभी कोई चिंता ही नहीं होगी। और मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैंने फिलोसफिकल टाइप के जो ऐसे होते हैं उनके लिखने के पैटर्न पता किए कि वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को कितने डायमेंशन में ब्रेक किया जा सकता है। तो मैंने वो डायमेंशंस देखा कि जो भी हमारे यूपीएससी के जीएस के 4 पेपर हैं, उन 4 पेपर के सारे डायमेंशन में अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी ऐसे लिखने के लिए, और ये लिटरली वर्क करता है। तो आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी फिलोसफिकल ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान रखिए। पहला उसका, जैसे अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 का पहला हिस्ट्री है, तो कोई भी ऐसे अगर है यूपीएससी का स्टेटमेंट है तो उसका हिस्टोरिकल पक्ष क्या है। दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी, तो उसका ज्योग्राफिकल पक्ष क्या है। तीसरा है सोसाइटी, तो सोसाइटल पक्ष क्या है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पक्ष क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का पक्ष क्या है। तो इस तरीके से जीएस के जो 4 पेपर है उन चारों, उनके सारे डायमेंशंस कवर कर लो, कंटेंट की कमी नहीं होगी और कोई भी फिलोसफिकल ऐसे आपको परेशान नहीं करेगा। और आपने बोले कि इंटरव्यू भी आप दे रखे हैं, बहुत सारे बार इंटरव्यू दे रखे हैं, तो इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या जो ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाले भी है कुछ दिन के मेंस का जो रिजल्ट आने वाला है। तो देखो इंटरव्यू में किस सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, जैसे आपका क्या रहा है, अनुभव क्या है? जो भी उस समय करंट सिनेरियो चल रही होती है दुनिया में, कोई बड़ा अगर इवेंट्स होता है तो यूजुअली इंटरव्यूअर आपसे आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद उधर ही जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे रूस यूक्रेन वॉर अगर चल रहा था तो मेरे से वो पूछा गया, ठीक है। कोरोना पेंडेमिक था तो कोरोना पेंडेमिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो वो मेरे से पूछा गया था। तो ये सब, लेकिन सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी का अगर कोई ऑप्शनल है तो उधर ऑप्शनल पे भी मेंस में ज्यादा लोग, इंटरव्यू में ज्यादा लोग पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप करंट से ज्यादा तैयार है, प्रिपेयर्ड है, खुद के आप बैकग्राउंड से प्रिपेयर्ड है, तो जितना ज्यादा आपको बोलना आता है, सोसाइटी की इतनी समझ है, आप वहां पे बेटर परफॉर्म करेंगे। तो अपने बोलने की हैबिट, पढ़ने की और समझने की हैबिट बेटर करिए, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या ड्रेसिंग सेंस भी मैंने करता है, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस? देखो ये ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज मैटर करता तो है ही, क्योंकि आप कैसे पर्सन है, आप कितने सिंसियर है अपने एग्जाम को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, आप कितने माइक्रो लेवल पे अपने आप को बेटर कर सकते हैं, ये आपका ड्रेसिंग सेंस बताता है। आपने कपड़े पहने हैं लेकिन कपड़े पहनते समय आप लापरवाह हैं, तो चलो आपके नाम क्या है? सदानंद। आपने कितने बार मतलब इंटरव्यू दिए हैं या मेंस लिखे हैं? मैंने 2 बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं आपने? अभी नहीं।
तो कहाँ दिक्कत हो रहा है कि मेंस में, थोड़ा कुछ बताएं। ऑप्शनल को लेकर थोड़ा इशू रहा था। तो जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो शुरू में तो मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन विश्वजीत भैया की वजह से इस बार मुझे ज़्यादा हेल्प मिली है। तो विश्वजीत भैया के बारे में आप क्या बता रहे हैं, मतलब क्या मेरे लिए मेंटरशिप दिए हैं क्या आप? हाँ, मेरे लिए अच्छे मेंटर रहे हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स को लेकर इन्होंने काफ़ी सारे व्यू अपने रखे मेरे सामने, जिससे काफ़ी हेल्प मिली मुझको मेंस लिखने में इस साल ऑप्शनल में। मेंस में आप कहाँ गलती करते हैं कि आपका नहीं हो? और मेरी जो मेन गलती थी ऑप्शनल को लेकर थी, और इस बार उसमें सुधार के लिए मैंने मेंटर के तौर पे इनकी मदद ली है, विश्वजीत भैया की। तो उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट अच्छा होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना चाहें आप? हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, मैंने पहले भी बताया। हिस्ट्री। हाँ, तो अब कितना तक सुधार हुआ है थोड़ा? काफ़ी सुधार हुआ है और उम्मीद ये है कि इस बार इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। मतलब आपने इस बार भी मतलब हाँ, लिख रखे इस मेंस? बार भी मेंस लिखा है और उम्मीद है कि शायद रिजल्ट आए तो इंटरव्यू कॉल हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से इंटरव्यू दीजिए और धन्यवाद। सेलेक्ट होके मेरे चैनल पर आप जल्दी से बिल्कुल। इंटरव्यू दीजिएगा। बिल्कुल। तो आपने तो आप मेंस लिखे ही हैं इस बार, तो थोड़ा कुछ जो पीटी के बारे में बताइए थोड़ा। पीटी के बारे में यही है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए अपनी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। मतलब जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं किसी कोचिंग की, तो बस एक चीज़ ध्यान ये रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक बार सोचने की कोशिश करिए, बजाय उसकी कि जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ें। पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या सोच के मैंने ऐसी गलती करी थी, और क्या अगर सोचे कि ये सही हो जाता। तो इस टाइप की अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी पीटी के पैटर्न को भी समझने में और क्वेश्चन को सही करने में भी। अब सी सेट के बारे में क्या कर, सी सेट और किस तरह? सी सेट के लिए मतलब मेरा मानना है कि कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप पैसेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों अच्छे से पढ़ के जाइए, और पेपर के फ्लो के साथ और सी सेट का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मतलब मेरे लिए मेरी अपनी स्ट्रेटजी है कि मैं सेपरेटली सॉल्व नहीं करता। जैसे क्वेश्चन 1 से शुरू करके 80 तक जाता हूँ, तो अगर पैसेज आया तो पैसेज किया, रीजनिंग आई रीजनिंग किया, या मैथ्स आया तो मैथ्स किया। तो इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं ना कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाता हूँ, ठीक, और इससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेरे सी सेट क्लियर करने के। तो मेरे लिए तो मेरी स्ट्रेटजी यही है अभी की। एथिक्स का आपने, जैसे आशुतोष भैया भी बताएं कि एथिक्स बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कैसे करते हैं? एथिक्स के लिए मैंने अमित सर की क्लास ले रखी और इग्नाइटेड माइंड्स की, और उसके अलावा मैंने एक बुक पढ़ रखी है जी सुब्बा राव वाली, और इन दोनों से लगभग कवरेज हो जाता है एथिक्स का, और इससे मतलब आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग अप्रोच भी मैंने अमित सर से ही सीखा है एथिक्स में, और वो काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले साल भी मतलब मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे एथिक्स में, और उम्मीद है इस बार भी अच्छे ही आएंगे। चलिए, हम लोग तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से आप सेलेक्ट। ये हैं आशुतोष भैया और विश्वजीत। अच्छा सॉरी, विश्वजीत सर। और ये अपने चैनल पे भी सब बहुत सारे बच्चे को मेंटरशिप देते हैं, जो कि भैया का जो है टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब पर भी है, और यूट्यूब बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं भैया। तो आप लोग ज़रूर सहयोग करिएगा भैया का, और इसके बारे में कुछ बताना। दरअसल कहने का कौन पर्पस सा चैनल है स्टार्ट कर? कंसेप्ट माइंड्स। कंसेप्ट माइंड। और कंसेप्ट माइंड से आपका चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, और इंस्टा भी कुछ नहीं, इस टाइम से वही है पूरा, मतलब जो है मेंस के लिए पूरा होगा। वो उस पे मैं मेंस का आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, और ये पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ ये बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, और ऑलरेडी जो सेलेक्टेड लोग हैं वो भी हमारे साथ हम लोग बच्चों को मिल करके कराते हैं। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम लोग लिटरली वैसे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो घर से। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक फ्री एक्सपीरियंस। कोर्स है, फ्री कोर्स है। हाँ, अभी तक फ्री रहा है। पेड भी अलग से चलता है, लेकिन मैं बच्चों को पेड ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता हूँ। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि हम लोग फ्री में ही हेल्प कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा सिंसियर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उसको खुद ही कहते हैं कि तुम एक मिनिमम फी पे करो ताकि तुम्हारी सिंसियरिटी बन सके। तो ऐसे ही करके हम फी लेते हैं, हम बच्चों से ऐसे फोर्स करके फी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 3 साल में, बिहार की एक बच्ची है, लवली कुमारी नाम है, वो लगातार 2 बार से इंटरव्यू दे रही है बिहार पीसीएस में, घर से बैठ करके। मतलब वो कहीं कभी नहीं गई, और सिर्फ टेलीग्राम पे मेरे साथ उसने आंसर लिखा है। उसी तरीके से यूपीएससी में भी इस बार 3-4 बच्चों ने, जो कि पर्सनली मेरे से जुड़े हुए, जैसे एक अभी सदानंद है, ये 2 बार से लगातार मेरे साथ आंसर राइटिंग कर रहा है, और इसको भी प्रीलिम्स नहीं होता था। फिर मैंने प्रीलिम्स की भी स्ट्रेटजी बताई, और फिर प्रीलिम्स भी होने लगा।
तो हेल्प हम लोग कर रहे हैं और लिटरली अच्छा हेल्प कर रहे हैं, पैसे अभी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि बच्चे जब थोड़ा पे करते हैं, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, 100 200 500 भी होता है ना, तब सीरियसनेस ज़्यादा आ जाती है। तो वो बच्चों को मुझे भी लगता है कि आगे से हम लोगों को भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फ्री इनिशिएटिव है, इसको बहुत लंबे समय तक हम अगर बच्चे को ऐसे ही कराते रहे, तो उसमें से हम बहुत सीरियस स्टूडेंट्स को बहुत कम ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लिटरली ईमानदार हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है और कोई आपको तैयारी में हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल हमसे मिलिए, हम लोग जरूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, आपने इतना जी बताया और फ्री कोर्स कर रहे हैं और इतना बच्चे को सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, हम लोग को शुभकामनाएं भी है। थैंक यू।